हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे थे अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, आज की प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आपके युद्ध दिए गए हैं। प्लासी का युद्ध आपके कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 को। कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757 में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था आपका? कलिंग का युद्ध हुआ था आपके 261 ईस्वी पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपके 1576 में। और तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध आपके 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए। इस युद्ध में मीर जाफर, यार लतीफ तथा राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था आपके? ये नवाब सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध आपके 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। तो अशोक का जो आपका 13वां शिलालेख है, वहां से कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था आपकी? अकबर और आपके महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपके? 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1192 में, जिसमें आपके गोरी की जीत हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक में आपको प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके स्रोत दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये आपके जो प्रावधान है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और आपकी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियां आपके जर्मनी से। तो इसमें बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ओके। भारतीय संविधान में कनाडा संविधान में से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र का राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं आपके? ये लिए गए हैं कनाडा से। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से आए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो बाकी आपके सभी सही हैं। करेक्ट आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थल के जोड़े बनाइए। तो इसमें भारत की आपकी प्रमुख नदियां दे रखी हैं। तो बताना है कि कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, यानी कि उनके उद्गम स्थल बताने हैं। तो यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है आपकी? इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक से। और महानदी आपके सिहावा से। ठीक है।
यमुना कहाँ से निकलती है आपकी? यमुनोत्री से। कृष्णा महाबलेश्वर से। गोदावरी आपकी नासिक से। और महानदी आपके सिहावा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? किसी पिंड या मानव शरीर का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और आपके ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष करों को आपकी प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दर से लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी आय समूह पर समान दरों से लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर आपके वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और सभी उपभोक्ता के लिए कर की दर समान होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छत्रपति शिवाजी के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चाकन के किले पर विजय है, अफजल खां का प्रकरण है, युगलों से मतभेद, मुगलों से, यहाँ पर आपका मुगल है, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो सबसे पहले क्या हुआ था? आपकी चाकन किले पर विजय हुई थी। उसके बाद आपका मुगलों से मतभेद प्रारंभ हो गया था। फिर उसके बाद आपके अफजल खां का प्रकरण हुआ था। और फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में सूरत पर आक्रमण हुआ और उसे लूटा। ठीक है। चाकन किले पर विजय आपकी 1648 में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हो गया था आपका 1657 में। इसके बाद आपका अफजल खां का प्रकरण हुआ था 1659 में। 1659 में। और सूरत पर आक्रमण 1664 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 में आपके न्याय के समक्ष समता समानता है। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन है। और आपके अनुच्छेद 192 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा है। तो इसमें जो आपका सही सुमेल है वो है आपका अनुच्छेद 352 में आपकी आपात स्थिति की घोषणा है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का प्रावधान है। और बाकी आपकी अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता नहीं है। इसमें अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में आपके अस्पृश्यता का अंत, ये आपके अनुच्छेद 17 में आता है। अनुच्छेद 78 में क्या आता है आपकी? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। इसमें आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। ओके। और आपका अनुच्छेद 192 में क्या आता है? अनुच्छेद 192 में आपके राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आपकी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की
निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ओके, तो बाकी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। यही आपका सही सुमेलित था। अनुच्छेद 352 में आपके आपात स्थिति की घोषणा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चिल्का झील जो है आपकी, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो चिल्का झील आपके कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर, या आपके कोंकण तट पर, या उत्तरी सरकार तट पर। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है आपकी, चिल्का झील स्थित है आपकी उत्तरी सरकार तट पर। ओके, चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील कहाँ पर है आपके, भारत के ओडिशा राज्य में, ओडिशा में महानदी के, ठीक है, महानदी मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की झील है ये, खारे पानी की झील, खारे पानी की लैगून झील है, खारे पानी की झील लैगून झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम आपका आतिशबाजी में यूज होता है, यूरेनियम परमाणु बम में, सिल्वर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में, या आपका जिंक गैल्वेनीकरण में। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन सी, सिल्वर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता। जो आपके सही सुमेलित आपका सी नहीं है, सिल्वर आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके यूज होता है टंगस्टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा कुछ से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल क्या था आपका, हैरोल्ड डोमर मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महालनोबिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था एस चक्रवर्ती। चतुर्थ का था आपके अशोक रुद्र मॉडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है इसमें से, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है। तो इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपके किसके काल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, और ये आपके हुआ था 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में आपके जो हुआ था ये हुआ था तृतीय या आपका अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, तृतीय आपका अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1817 से 1818। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था इसमें आपके मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया था तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली आपके सहायक संधि प्रणाली से, और बेंटिक जो है वो आपकी 1829 का 17वें रेगुलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध, निम्न में से क्या उपबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में क्या आता है आपके,
संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो कौन कौन से आपकी तृतीय अनुसूची में आते हैं? तो तृतीय अनुसूची में आपका पहला आता है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा भी आता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और एक आपका फोर्थ आता है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में आपके शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में आपकी संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये इनकी सबकी शपथ का प्रावधान आता है आपकी तृतीय अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ये आपके अनुच्छेद 60 में आता है, ना कि आपकी तृतीय अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ का प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 60 में आता है, ना कि आपकी तृतीय अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? इन कथनों में से बताने की कौन सा आपका सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। ग्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो सही जो नहीं है वो है आपका काली मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपके काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से दक्कन के पठारी क्षेत्र और आपके मालवा पठारी क्षेत्र आदि में है। दक्कन के पठारी क्षेत्र और आपके मालवा पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र, इनमें आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है और इसमें लोहांश की मात्रा भी अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक हैं। एंजाइम्स जो है वो आपके जैव उत्प्रेरक हैं, या वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां पर वो आपके जहां पे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला कथन भी आपका सही है। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक है। दूसरा भी सही है, वो वहीं पर कार्य करते हैं जहां पर वो आपके उत्पादित होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं और सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं। बट आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो उद्गम स्थान से अलग आपके उद्गम स्थान पर भी वर्क करेंगे और अलग दूसरे स्थान पर अपना कार्य करते हैं। हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो संघ विक्रय कर के बारे में बताना है आपको। यह अंतरराज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सही है आपका, यह अंतरराज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है, और एक आपका दूसरा सही है, ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर या संघ विक्रय कर का उद्देश्य राज्यों के बीच विक्रय कर के अंतराल को कम करना है। इसका निर्धारण संघ सरकार द्वारा तथा संग्रहण एवं उपयोग राज्य सरकारों द्वारा होता है।
यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है तथा ये केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है। लेकिन जो आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनके लिए छूट का प्रावधान है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पर इनके लिए छूट का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो किसके शासनकाल में की गई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ? लॉर्ड विलियम कैंडिविश बेंटिक के काल में, या आपकी लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में, लॉर्ड मिंटो के काल में, या आपके लॉर्ड डलहौजी के काल में? तो किसके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैंडिविश बेंटिक के काल में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों को नेतृत्व मुनरो एवं एलिम्स्टन ने किया था, जबकि एच.ई. प्रिंसेप जो थे आपके प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। विलियम बेंटिक का कार्यकाल क्या था आपका? 1828 से 35 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। ठीक है, 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद आपके कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, 17 से 20 तक, या आपके 18 से 21 तक। तो ये है आपके 19 से 22 तक। ओके, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपके प्रदान किया गया है। अब आपके अनुच्छेद उनको डेस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ओके, ये अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 20 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 20 में आती है आपकी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। ओके, फिर उसके बाद है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है आपकी अनुच्छेद, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 21 कै भी नोट कीजिए। अनुच्छेद 21 कै में आते हैं आपकी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बचता है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है आपकी? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, तो करेक्ट, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी आपके चारों पांचों अनुच्छेद हैं जहां पर आपकी स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कारण आर कहा गया है, दूसरे को कथन कहा गया है।
तो बताना है कि कौन सा सही है आपके, कौन सा गलत है। कथन क्या है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, प्रमुख साधन है तालाब। कारण है आपका, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश नदियां मौसमी है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन भी सही है, कथन भी आपका सही है। भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, और इसका कारण भी सही है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश नदियां मौसमी है, और ये आपके कारण की सही व्याख्या, कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। जो पेय पदार्थ होता है, पीने की चीज होती है, उसमें हम बर्फ डालते हैं और वो उसको बना देता है ठंडा। कारण है आपका, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय आपका ठंडा हो जाता है। जो पीने की चीज है, पेय पदार्थ है, वो बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे कि पेय पदार्थ जो है वो आपका ठंडा हो जाता है। तो उत्तर बताना है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन भी सही है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण भी आपका सही है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, और ये कारण आपके सही एक्सप्लेनेशन करता है कथन की। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा का संरक्षण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में भविष्य निधि है। भारत में आपकी भविष्य निधि क्या है, संविदा आधारित बचत है, अवशेष बचत है, स्वैच्छिक बचत है, या आपके नियोक्ता की बचत है। तो क्या होती है आपकी भारत में भविष्य निधि, ये होती है आपकी संविदा आधारित बचत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड जो है संविदा आधारित बचत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आपके क्यों स्थगित कर दिया था, क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, या आपके चोरी चोरा में हिंसा भड़क उठी थी। तो गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि आपके चोरा चोरी कांड जो हुआ था, चोरी चोरा में हिंसा भड़क उठी थी। 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को आपकी चोरी चोरा में आपकी हिंसा भड़क उठी। हिंसा से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। तो कब ये वापस हो गया था आपका असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक हुई थी, कहां पर आपकी बारदौली में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या, कौन से कथन आपका करेक्ट है, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये अनुच्छेद आपके 75(2) में प्रावधान है कि आपके संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं, आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
मंत्रिपरिषद जो है ये संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये आपके अनुच्छेद 75(3) में प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आपका पहला ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा आपका सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। या आपका भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है तो पहला कथन सही। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। नेक्स्ट आपका जो कथन है, दूसरा कथन, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट आपका थर्ड कथन, यानी कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका फोर्थ कथन सही नहीं है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खारे पानी को जब हम शुद्ध पानी में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या आपका उत्क्रम परासरण। तो क्या कहते हैं इसको, उत्क्रम परासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है। प्लास्टिक मनी शब्द कहाँ पर लागू होता है आपके, प्लास्टिक कोटेड से बना बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक कोटेड पेपर पर छपे करेंसी नोट, प्लास्टिक धागों से लिपटे करेंसी नोट, मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड्स। बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी आपके नकद या कैश का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। बैंक द्वारा जारी प्लास्टिक मनी के उदाहरण आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और आपका एटीएम, ये सब क्या होते हैं आपके प्लास्टिक मनी, ये आपके प्लास्टिक मनी के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साइमन कमीशन के बारे में बताना है आपको, कौन सा कथन सही है। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो कौन कौन से कथन आपके साइमन कमीशन के संबंध में सही हैं, तो सारे ही कथन आपके सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करने और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करने के उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उसने आपके संघीय प्रकार के सरकार के लिए संतुति की थी और भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन से कथन आपका सही है। तो राज्यसभा के संबंध में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। यह भंग नहीं की जा सकती। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आप
कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो आपका पहला कथन सही है, यह भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और आपका इस प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष का होता है। ओके, 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके यथासंभव 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु नहीं है, 30 वर्ष है। ओके, 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके असम में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है। और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। और आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में नहीं है। बांदीपुर कहाँ पर है फिर आपका? ये है आपके कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कृत्रिम प्रकाश क्या होता है आपका? कृत्रिम प्रकाश पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल को नष्ट कर सकता है, पर्णरहित का संश्लेषण कर सकता है, या आपका प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। तो जो आपका कृत्रिम प्रकाश होता है, कृत्रिम प्रकाश आपके प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रेता का बाजार कहलाता है। क्रेता का बाजार क्या कहलाता है? जहां पर आपकी मांग से पूर्ति अधिक हो, पूर्ति से मांग अधिक हो, पूर्ति मांग के बराबर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रेता का बाजार वो बाजार होता है जहां पर मांग से पूर्ति अधिक होती है। एक ऐसा बाजार जहां विक्रेता क्रेता से अधिक होते हैं, क्रेता का बाजार कहलाता है। इस बाजार में पूर्ति मांग से अधिक होती है, फलस्वरूप जो वस्तु का मूल्य है वो आपका कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ और भी ज्यादा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।